गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सो वेलकम टू इंस्टासोल लाइव सेशन. माई सेल्फ हिमांशु पारिक एंड आई एम फिजिक्स एक्सपर्ट एट इंस्टासोल. So who all are present today? Say me hi in the chat box, guys. Who all are present? Hello sir, hello friends. कैसे हैं आप लोग? Say me hi in the chat box. Who all are present? Hello. I can see 5 or 6 highs only. प्रेजेंट सर, वेरी गुड. तो मुझे वो स्कूल याद आ गया, हम लोग बोला करते थे प्रेजेंट सर. राइट, सो हु ऑल आर प्रेजेंट, से मी हाई इन द चैट बॉक्स, ताकि मुझे पता चल जाए आज कितने बच्चे हैं एंड उसके अकॉर्डिंग हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे. यू लुकिंग ग्रेट, थैंक यू सो मच. पहली बार किसी ने बोला है. चलिए ठीक है. सो शैल वी स्टार्ट टुडे सेशन? आर यू रेडी गाइज? Shall we start now? Okay, चलिए. So as you can see on the PPT, our today's topic is geometrical optics. Okay? So geometrical optics, मुझे पता है काफ़ी बच्चों को काफ़ी टफ लगता है ना? Because ये टॉपिक 11th के लिए भी इम्पोर्टेंट है, 12th के लिए भी इम्पोर्टेंट है, राइट? और सबसे बड़ी बात क्या है, geometrical optics में डायग्राम बनाना पड़ता है. और जब डायग्राम बनाने की बात आती है तो हम लोग ऐसे सोचते हैं कि ओहो, ये तो बहुत डिफिकल्ट टास्क है. ठीक है. सो आई कैन सी लॉट ऑफ पीपल ज्वाइनिंग नाउ. सो गाइज, अवर टुडेज टॉपिक इज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स. ठीक है. सबसे पहले मैं आपको आज के सेशन का ओवरव्यू दे देता हूँ कि आज हम लोग करने वाले क्या हैं. तो आज के सेशन में हम लोग रे ऑप्टिक्स, जिसको हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं, उस पर बात करने वाले हैं. ठीक है. इस चैप्टर की खास बात क्या है? फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, ना तो हम लोग यहाँ पे पार्टिकल नेचर डिस्कस करते हैं, ना हम लोग यहाँ पे वेव नेचर डिस्कस करते हैं. ठीक है. तो जो लोग सोचते हैं कि लाइट का पार्टिकल नेचर होता है, वेव नेचर होता है, तो सर हम लोग कौन सा नेचर डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे? तो हम लोग यहाँ पे लाइट के पाथ को विल शो बाय स्ट्रेट लाइन. ठीक है. कि लाइट रे अगर मान लो, जैसे आपको अभी शायद लाइट दिख नहीं रहा होगा, पर जहाँ भी आप बैठे हो वहाँ पे लाइट तो होगा, है ना? और वहाँ से जो लाइट रे आ रही है वो कैसे आ रही है? एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग आ रही है. ठीक है. सो ये बात ध्यान रखना, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि वो बोलते हैं जैसे स्ट्रेट लाइन है तो वो पॉइंट से बनी होती है, तो वो उसको पार्टिकल बोल देते हैं. ऐसा नहीं होता है. ठीक है ना. ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, एज द नेम सजेस्ट, वी विल ओनली कंसिडरिंग द ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट्स, कि लाइट के पाथ को हम लोग एक स्ट्रेट लाइन से बना देंगे. ठीक है. 11th बेटा, आज 12th का टॉपिक है, बट आपको समझ में आएगा अगर आप 11th में हो, बिकॉज इन 10th स्टैंडर्ड आप लोग लाइट पढ़ के आते हो. आपका पहला चैप्टर जो होता है वो लाइट ही होता है. और मैं बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूँ. तो आज का जो चैप्टर है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, इसका मैं पहले इंपॉर्टेंस आपको और भी बता दूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. सो जेई मेंस में एवरी ईयर दे आस्क 1 क्वेश्चन. ठीक है. बट इस साल का मैं आपको बता दूँ, थोड़ा सा आई थिंक, ये मेरा मानना है कि थोड़े चेंजेस आ सकते हैं. कैसे? क्योंकि नाउ यू हैव ओनली 25 क्वेश्चंस. ठीक है. सो व्हाट दे विल ट्राई नाउ, इंस्टेड ऑफ आस्किंग द one question from one particular chapter, they will try to mix 2 chapters. ठीक है. तो आज ऐसा, इस बार ऐसा हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन के अंदर वो लोग लेंस और मिरर को मिक्स कर दें, या फिर प्रिज्म और लेंस को मिक्स कर दें. राइट. सो इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है. ठीक है ना. तो पहले से आप लोग रेडी रहिए. हाँ जी, आप 10th क्लास से हैं, नो वरी, आपको भी ये लेक्चर समझ में आएगा. सो हु ऑल आर प्रेजेंट, यू कैन से मी हाई इन द चैट बॉक्स, ताकि मुझे पता चल जाए कितने बच्चे आ चुके हैं. ओके. चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को. अच्छा, नीट के लिए मैंने नहीं बताया आपको. नीट में हर साल 2 क्वेश्चन आ जाते हैं इस टॉपिक से, और इस बार भी पूरा प्रोबेबिलिटी है कि 2 क्वेश्चंस आ जाएंगे. और जेई एडवांस में तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है. तो मैंने कुछ जेई एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स भी ली हैं, जेई मेंस लेवल की प्रॉब्लम्स भी ली हैं, और नीट लेवल की प्रॉब्लम्स भी हमने ले रखी हैं. ठीक है. तो चले पहले क्वेश्चन की ओर. आर यू रेडी गाइज? सो से मी हाई इन द चैट बॉक्स, से मी यस इफ यू आर रेडी. ऑटो रोटेट नहीं हो रहा सर, फिर आपको टेक्स्ट समझ में आएगा बेटा, कोई बात नहीं है, मैं डिक्टेट भी कर दूंगा इफ़ यू हैव एनी डाउट. ठीक है. तो चलिए. सो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन. तो पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है. स्नेल्स लॉ की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं. तो मैं क्वेश्चन डिक्टेट कर दे रहा हूं. Question is, a beam of white light is incident on glass air interface from the glass to air such that
green light just suffers total internal reflection. The colors of the light which will come to air are, option A says violet, indigo, blue. Option B says all colors except green. Option C says yellow, orange, red. And option D, Delhi, says white light. तो बताइए, पहले क्वेश्चन देख लीजिए आप आराम से, और आपको आंसर नहीं करना है एज यूजुअल, यू नो कि हमारे लेक्चर में कैसे होता है, आपको मार्क्स में मार्क्स आ रहे हैं. मेरा बर्थडे है आज, हैप्पी बर्थडे. ठीक है, सो मैनी पीपल आर सेइंग ऑप्शन डी, जो कि रॉन्ग है बेटा. अब ऐसे कुछ लोग कहेंगे बी, कुछ कहेंगे सी, कुछ कहेंगे ए, और फाइनली आपके पास एक ऑप्शन तो सही आ ही जाएगा. तो ऐसा मत करो, कुछ लॉजिक बताओ मुझे कि क्या होने वाला है इस क्वेश्चन में, कैसे सोल्व करेंगे इसको. तो 1 मिनट का टाइम है आपके पास, आराम से टाइम दीजिए. अच्छा, पहले तो रे डायग्राम बना लूँ, है ना. लाइट के चैप्टर में रे डायग्राम मैं ऑप्शन नहीं बताऊंगा, प्लीज़ रीज़न बताइए. अच्छा ठीक है, उन्होंने रीज़न भी लिखा है, वेरी गुड. हम बनाता हूँ मैं. चलिए सब लोग रेडी हो जाइए, इस क्वेश्चन को हम लोग अब सोल्व कर रहे हैं. सो दिस इज़ द बाउंड्री एंड लाइट रे कहाँ से कहाँ जा रही है. लाइट रे इज गोइंग फ्रॉम ग्लास टू एयर. सो दिस मीडियम इज ग्लास एंड दिस मीडियम इज एयर. ओके, सो नहीं, बी ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन सही है. जिसने भी सी बोला है तो खुद को 1 मार्क दे लीजिए, बट आंसर मुझे आप रीज़न भी बताइए. ठीक है, ये हमारी डिस्कशन की क्लासेस हैं, तो आपको रीज़न भी बताना है. अब ग्लास से एयर में जा रही है लाइट रे, तो एक लाइट रे ले लेते हैं जो ग्लास मीडियम से आ रही है इस तरह से. ठीक है, ये हो गया नॉर्मल. ओके, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, लाइट रे विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. बट अब देखिए, इन्होंने क्वेश्चन में कंडीशन दिया है कि ग्रीन लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है. ठीक है, द कलर्स ऑफ लाइट विच विल कम आउट टू एयर आर. तो अब यहाँ से पहले तो क्वेश्चन ये बनता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वेवलेंथ. सही बोला है आपने, क्रिटिकल एंगल जो होगा वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा. चलिए तो इस क्वेश्चन को मैं, तो स्नेल्स लॉ क्या बोलता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, कि जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस है, नॉर्मल से मेजर करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. जो 10th क्लास वाले बच्चे हैं उनको भी समझ में आ रहा होगा, ये तो सिंपल बात है, बेसिक. साइन आई सी इज इक्वल्स टू व्हाट, दूसरे साइड में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, है ना, 1/μ. ओके, तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि आई सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू. कितने लोग रेडी हो रहे हैं इस चीज़ के लिए, कितने लोग कहेंगे कि सर ये आपने सही लिखा है, आई सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/μ. म्यू क्या है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एनी अदर मीडियम. ओके, सो नाउ म्यू इज रिलेटेड टू वेवलेंथ. कैसे, कोई बताओ मुझे, हाउ म्यू इज रिलेटेड टू वेवलेंथ, बताइए. हाउ म्यू इज रिलेटेड टू वेवलेंथ, रिस्पॉन्ड कीजिए, अदरवाइज मुझे पता नहीं चलेगा आप लोग सो रहे हैं या पढ़ रहे हैं. म्यू इज रिलेटेड टू वेवलेंथ, क्या नाम होता है उस फॉर्मूला का जो म्यू को वेवलेंथ से रिलेट करता है. इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वेरी गुड. सो क्या नाम होता है उसका, इट्स नोन एज, किसी ने नहीं लिखा, कोचीज फॉर्मूला, राइट. सो म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. तो क्या मैं यहां से कह सकता हूं कि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, सो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, है ना. हाँ बेटा, अच्छा पढ़ा रहा हूँ, पता है मुझे. कोई बात ना, पढ़ते जाओ, भी और अच्छे से क्वेश्चन आने वाले, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है. ठीक है, सो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. तो यहाँ से देखिए, अगर ग्रीन लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, तो अभी हम चलते हैं विबग्योर पे. विबग्योर क्या बोलता है, विबग्योर कहता है कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है, नहीं बेटा ये स्टसो लैब पे मिलेगा आपको, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है रेड की. तो अगर एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल जो है वो अगर लैम्डा के प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब क्या हुआ, ग्रीन लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया. तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्लू का क्रिटिकल एंगल ग्रीन से कम होगा, इंडिगो का क्रिटिकल एंगल ग्रीन से कम होगा, वॉयलेट का क्रिटिकल एंगल ग्रीन से कम होगा. इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने लाइट रे को ऐसे इंसिडेंट किया है कि ग्रीन लाइट का
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, तो इसका मतलब ब्लू का भी हो गया होगा, आई का भी हो गया होगा और वॉयलेट का भी हो गया होगा। यस और नो? ये बात कितने बच्चों को समझ में आई कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू तीनों का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, जबकि येलो, ऑरेंज और रेड का नहीं होगा। ये बात कितने बच्चों को समझ में आ रही है? जिसको ये समझ में आ गया इसका मतलब उसका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और क्वेश्चन भी क्लियर हो गया है। तो बताइए मुझे चैट बॉक्स में कितने बच्चों को ये चीज़ समझ में आ गई है। चलिए, वेरी गुड। सो नाउ अगर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू का हो गया है तो येलो का नहीं होगा, ऑरेंज का नहीं होगा, रेड का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इनका? क्योंकि इनके लिए क्रिटिकल एंगल क्या होना चाहिए? ग्रीन वाले से ज़्यादा होना चाहिए, है ना? और ग्रीन वाले से कम होगा तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू का तो हो जाएगा। अगर क्रिटिकल एंगल ग्रीन वाले के बराबर है तो येलो का नहीं होगा, ऑरेंज का नहीं होगा, रेड का नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, तो एयर मीडियम में कौन जाने वाली है? येलो लाइट जाएगी, ऑरेंज लाइट जाएगी, रेड कलर की लाइट जाएगी। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू नहीं जाने वाली। समझ में आ गई ये बात कितने बच्चों को? वेरी गुड। किस किस को समझ में आया? अच्छा, अब इस क्वेश्चन में मैं ऐसे भी आपसे पूछ सकता था, जैसे वैसे ये जेई का क्वेश्चन है, बहुत पहले पूछा गया था, ईयर मुझे याद नहीं है, बट नाउ व्हाट आई कैन आस्क यू कि सर यहां से येलो बाहर आएगी, ऑरेंज बाहर आएगी और रेड भी बाहर आएगी, तो तीन लाइट रे बाहर आ रही हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, बैंडिंग जो होगी वो अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी, बिकॉज डेंसर टू रेयर मीडियम जा रही है। ओके, सो तीन लाइट रे बना दे रहा हूं मैं इसे। तो कौन मुझे बताएगा कि फर्स्ट पोजीशन पे येलो होगा या ऑरेंज होगा या रेड होगा? बताइए, एट फर्स्ट पोजीशन। देखिए क्वेश्चन हो गया, बट थोड़ा क्वेश्चन का एनालिसिस भी करते हैं, है ना? कि हो सकता है एक और पॉसिबिलिटी है कि आपसे वो ये पूछ लें कि फर्स्ट पोजीशन पे येलो होगा कि ऑरेंज होगा कि रेड होगा। तो बताइए जरा क्या होने वाला है। फिर से आप स्नेल्स लॉ की हेल्प ले सकते हैं। n sin I इज इक्वल्स टू साइन R। एयर का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स 1 होता है, ठीक है? तो मुझे ये बताइए, ये जो मैंने मार्क 1 किया हुआ है यहाँ पे कौन सा कलर होगा? येलो होगा कि ऑरेंज होगा कि रेड होगा? सब लोग बताइए मुझे। ठीक है, किसी ने कहा है रेड। व्हाट अबाउट अदर्स? एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस तो फिक्स हो जाएगा ना। सब लोग रेड बोल रहे हैं, तो देखते हैं। म्यू साइन आई, देखो मैं स्नेल्स लॉ लिख दे रहा हूं, म्यू साइन आई इज इक्वल्स टू साइन आर। ठीक है, अब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, ये होता है एंगल ऑफ रेफ्रैक्शन। ओके, अब आई तो फिक्स है, तो म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। सो किसने रेड मार्क भी किया है? वेरी गुड। सो देखिए, अगर म्यू ज़्यादा होगा, तो म्यू ज़्यादा किसका होता है? जिसका वेवलेंथ ज़्यादा हो, और वेवलेंथ ज़्यादा किसकी है? रेड कलर की, तो इसका ही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी ज़्यादा होगा। सही है, समझ में आया? तो एक ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था, या फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि ये 2 नंबर जो मैंने लिखा है यहाँ पे कौन सा कलर होगा, तो कोई बता सकता है? ऑब्वियस सी बात है, तो सिंपल सा है, आप यहाँ से रिलेट कर देंगे। तो 2 पे होगा ऑरेंज, 1 पे होगा रेड और 3 पे होगा येलो। तो येलो यहाँ कहीं होगा। तो आप लोग जनरली क्या करते हैं? डिस्पर्जन पढ़ते हैं प्रिज्म के लिए। ऐसा नहीं है, डिस्पर्जन हो कैसे रहा है? रेफ्रैक्शन की वजह से ही हो रहा है। तो जहाँ भी रेफ्रैक्शन आ जाए वहाँ पे डिस्पर्जन हो सकता है वाइट लाइट का। ठीक है, अच्छा रेफ्रैक्शन क्या होता है? वैसे मैं आपको एक डाउट क्लियर कर दूँ, काफ़ी बच्चे गलत सोचते हैं रेफ्रैक्शन के बारे में। रेफ्रैक्शन क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज रेफ्रैक्शन? व्हाट इज रेफ्रैक्शन, कोई बता सकता है? ये एक काफ़ी मैंने देखा है कि इवन 12th पास कर लेते हैं, जेई भी क्लियर हो जाते हैं कई बार, बट देखो गलत आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं। काफ़ी अच्छा लगता है ना जब आप जो आंसर एक्सपेक्ट करते हो वही आ जाए, है ना? बेंडिंग ऑफ लाइट, बेटा ये 12th का टॉपिक है, 10th वाले बच्चों को भी समझ में आएगा। बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन चेंजेस मीडियम, ठीक है? हाँ जी, रेफ्रैक्शन क्या होता है? रेफ्रैक्शन चेंज इन बेंडिंग ऑफ लाइट, राइट? देखिए वो बिल्कुल गलत है। मैं उनके लिए एक चीज़ पूछता हूँ,
हाँ देखो, फिर से किसी ने लिखा है बेंडिंग ऑफ लाइट। देखो अब उनके लिए मेरा एक काउंटर क्वेश्चन, नाउ इफ आई से लाइट रे इज फॉलिंग नॉर्मली ऑन दिस सरफेस, तो क्या होगा? लाइट रे बेंड होगी क्या? मान लो ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है, तो क्या लाइट रे बेंड होगी इस केस में? यस और नो? रिफ्रैक्टिंग पाथ नहीं बेंड होगी, बिल्कुल सही बात है। तो अगर लाइट रे बेंड नहीं होगी तो आप रिफ्रैक्शन कैसे बोल सकते हो उसको? आपने तो कहा था रिफ्रैक्शन क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट। यहाँ तो बेंडिंग होगी नहीं, सीधा निकल जाएगी ये बिल्कुल। यस और नो? तो क्या आप कभी ऐसे पढ़ते हो रिफ्रैक्शन में कि लाइट रे व्हेन लाइट रे इज इंसिडेंट एट एन एंगल? ऐसा तो किसी बुक में नहीं लिखा है। तो देखिए बेटा, आपकी जो रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन है वो क्या होती है? रिफ्रैक्शन को ऐसे डिफाइन कीजिए आप कि चेंज इन द मीडियम ऑफ लाइट, दैट्स इट, वो होता है रिफ्रैक्शन। ठीक है, चेंज इन द मीडियम ऑफ लाइट, वो क्या होता है? रिफ्रैक्शन। अब बेंडिंग होगी कि नहीं होगी वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है। ठीक है, रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? चेंज इन द मीडियम ऑफ लाइट। हाँ, बिकॉज इट फॉल परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस, बट रिफ्रैक्शन तो हो रहा है ना। ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, तो रिफ्रैक्शन तो है यहाँ पे। ठीक है, अब बेंडिंग नहीं हो रही, तो जो लोग बोलते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट, ऐसा हर केस में जरूरी नहीं है। अगर वो नॉर्मली फॉल करेगा तो बेंडिंग नहीं होने वाली है। तो रिफ्रैक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे आगे से? चेंज इन द मीडियम ऑफ, हाँ ये भी बोल सकते हो आप, चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो अगर मीडियम में चेंज हो गया तो स्पीड ऑफ लाइट तो चेंज होगा ही, बिल्कुल सही बात है। तो अब से अपनी आप रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन को इंप्रूव कर लीजिए। व्हाट इज रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन इज द चेंज इन मीडियम ऑफ लाइट। चलिए, ये क्वेश्चन कितने बच्चों को समझ में आया? सर मैंने नॉर्मली बोला। हाँ पढ़ा बेटा, मैंने देखा नॉर्मली। तो कितने बच्चों को एक क्वेश्चन समझ में आया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। आर यू रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन? चलिए, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़िए पहले क्वेश्चन, मैं डिक्टेट भी कर देता हूं इस क्वेश्चन को। व्हाट क्वेश्चन सेज, डिटरमाइन द अपैरेंट डेप्थ ऑफ स्विमिंग पूल as observed by an observer who is not looking at the base but rather looking at some angle as shown in the figure। तो ये रहा मेरा ऑब्जर्वर। आपको क्वेश्चन पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो क्वेश्चन 50% तो हो गया है, क्यों? क्योंकि मैंने आप इस क्वेश्चन में डायग्राम दे दिया है, सही है ना? तो देखो ये रहा हमारा ऑब्जर्वर। अब वो बेस की तरफ डायरेक्टली नहीं देख रहा है। ठीक है, जैसे मान लो ये स्विमिंग पूल है कोई, ठीक है, स्विमिंग पूल के मैं एकदम साइड में खड़ा हूँ। ठीक है, मैं शायद ऑब्जर्व दिख नहीं रहा हूँ आपको। मान लो ऐसे स्विमिंग पूल है, अब मैं ऐसे नहीं देख रहा हूँ नीचे की तरफ, मैं कैसे देख रहा हूँ? एक एंगल बना के देख रहा हूँ उस पर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो बताइए क्या अप्रोच हो सकती है इस क्वेश्चन के लिए? देखिए बेटा, बताइए आप क्या अप्रोच हो सकती है इस क्वेश्चन के लिए? डायग्राम तो दिया हुआ है इस क्वेश्चन का, तो अब तो काफी आसान है। अच्छा, कितने लोग बोल रहे हैं कि सर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? कितने लोग सोचते हैं कि सर फॉर्मूला यूज कर लेंगे इस क्वेश्चन में? कितने लोग मानते हैं कि इस क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज हो सकता है? सर माय फर्स्ट क्लास। कोई बात ना, आप पीछे वाले लेक्चर्स भी देख सकते हैं। मैकेनिक्स के क्वेश्चन हुए हैं, बायो के भी कुछ क्वेश्चंस हो चुके हैं, तो आप उन लेक्चर्स को भी देखिए। फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा, ठीक है। आंसर किसी का आ रहा है बी, जो कि बहुत ही गलत है, और ये एक ऑप्शन मैंने इसीलिए डाला था ताकि आपको दिखे, और ये आंसर गलत है क्योंकि आपने फॉर्मूला यूज़ किया होगा ऑप्शन बी अगर आप बता रहे हो तो। सी किसी का आंसर आ रहा है, आप एक्सप्लेनेशन दीजिए आप बेटा, कैसे आ रहा है आपका सी? डी बिल्कुल गलत, नन ऑफ दीज। कोई पसंद नहीं आ रहा, नोटा। एक्सप्लेनेशन बताइए कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को।
अच्छा पहले तो ये बताइए, जो लोग ये कह रहे हैं कि सर फॉर्मूला यूज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा फॉर्मूला यूज? क्या रीजन क्या है फॉर्मूला यूज ना होने का? सी 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 सी, किसी ने लास्ट में लिख दिया डी, सी सी डी। एंगल, ठीक है, हाँ तो क्या हुआ एंगल? क्या हो गया अगर एंगल है तो? फॉर्मूला अच्छा नहीं है इसलिए। बहुत ही क्यूट सा फॉर्मूला है बेटा, छोटा सा फॉर्मूला। अपेरेंट डेप्थ इज इक्वल्स टू म्यू टू बाई म्यू वन मल्टीप्लाइड रियल डेप्थ। फॉर्मूला यूज क्यों नहीं है? तो कोई बता सकता है कौन सा अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे वैलिड नहीं होगा? अच्छा पहले जो आपको मैं याद दिलाता हूँ, आप एनसीईआरटी में करते क्या हैं? आप एनसीईआरटी में इस केस को जब डिराइव करते हैं तो वहाँ पे आप हमेशा एक अप्रोक्सीमेशन यूज़ करते हैं। कौन सा अप्रोक्सीमेशन? पैरेक्शियल रे अप्रोक्सीमेशन, यस और नो? और जो कि यहाँ पे वैलिड नहीं है। क्यों नहीं वैलिड है? बिकॉज एंगल देखिए आप, एंगल इज 60 डिग्री। अगर एंगल 60 डिग्री हो तो ये अप्रोक्सीमेशन आपका वैलिड नहीं होगा। सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे पहले, नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको गिवन है क्वेश्चन में 30 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको नहीं निकालना। रियल डेप्थ आपको दिया हुआ है उस क्वेश्चन में। तो देखिए पहले तो मैं आपको बताता हूँ फॉर्मूला यूज क्यों नहीं होगा। तो आंसर होगा बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60 डिग्री, और ये जो 60 डिग्री एंगल है इट्स नॉट ए स्मॉल एंगल, ये काफ़ी बड़ा एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे पैरेक्शियल रे अप्रोक्सीमेशन वैलिड नहीं होगा। तो जो लोग फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं उनका आंसर आएगा बी, ठीक है, और जो कि बिल्कुल ही गलत है। इतना गलत कैसे हो सकते हो, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला जिसने यूज़ किया उसका आंसर आएगा बी, जो कि गलत है। तो पहले तो इसको हटा देते हैं, आप इसको करके देखिए, आपका बी ऑप्शन आएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल, ऑब्जर्वर कहाँ पर है? ये रहा, ये रहा ऑब्जर्वर, ठीक है। ये कब देख पाएगा? जब यहाँ से लाइट रे चलेगी ऐसे, इस डेप्थ को एक पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन ही रॉन्ग है। कैसे रॉन्ग है बेटा बताइए? आप जो भी बता रहे हैं उसका एक्सप्लेनेशन जरूर दीजिए, ताकि मैं आपको मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ, है ना। तो ये हो गया इंसिडेंट लाइट रे, ठीक है। जब लाइट रे रेफ्रेक्ट होके इसकी आंख में जाएगी तभी तो ये देख पाएगा। व्हेन दिस लाइट रेज आर रीचिंग टू हिज आईज, देन एंड देन ओनली ही कैन ऑब्जर्व, यस और नो। तो देखिए ये एंगल आपको दिया हुआ है 60 डिग्री। चलिए, तो अब ये लाइट रेज इसकी आंख में पहुंच रही है, एक लाइट रे सीधा निकल जाएगा ऐसे, ठीक है। तो जब ये ऑब्जर्वर देखेगा तो ये इमेज कहाँ बनाएगा उसका? यहाँ पर, यस और नो, जहाँ पे ये दोनों लाइट रेज मिल रही हैं। तो ये हो गया उसके अकॉर्डिंग इमेज, किसका? इस पॉइंट क्यू का, ठीक है। ये पॉइंट क्यू दिख रहा होगा, आई होप आपको, हाँ जी दिख रहा है। सर मेरा फर्स्ट क्लास है, क्या मैं आगे समझ सकता हूँ? बिल्कुल समझ सकते हैं आप, बिल्कुल। ये हम क्वेश्चन ओपी है ना, वही तो डेप्थ है। मेरे अकॉर्डिंग मैं यहाँ खड़ा हूँ, दिस इज मी, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग डेप्थ कितना है? ओपी, यस और नो। अगर मेरे अकॉर्डिंग डेप्थ ओपी है तो अब मेरा टास्क हो गया कि मुझे ओपी डेप्थ कैसे निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं पहले ये वाला एंगल निकालूंगा। अब ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले यूज करेंगे स्नेल्स लॉ। ये रहा कुछ एंगल ऑफ रेफ्रैक्शन, आर बोल देते हैं। तो स्नेल्स लॉ यूज करके बताइए मुझे आर का वैल्यू क्या आ रहा है सब लोग? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर इफ यू यूज स्नेल्स लॉ हियर? टेल मी इन द चैट बॉक्स। सर फ्रॉम वेयर वी कैन गेट प्रीवियस क्लासेस? ऐप पे मिलेगी बेटा आपको, आप स्क्रॉल डाउन कीजिए, आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी जो पहले हो चुकी हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप उनको जरूर देखना। स्नेल्स लॉ यूज करके बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? √2 है, ये √2 लिखा हुआ है, √2। सो √2 एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कितना? व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस? नॉट 60 डिग्री, वी मेजर फ्रॉम नॉर्मल, दैट इज 30 डिग्री, ओके।
हाँ जी, सॉरी, 1 मिनट, कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गया था. सो आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीवन. सो सब लोग पहले एक्नॉलेज कर दीजिए चैट बॉक्स में, इफ़ आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीवन. कोई इशू तो नहीं है अभी? ओके, वेरी नाइस. ठीक है, तो मैं रिपीट कर देता हूँ क्या किया था मैंने ब्रेक से पहले. ठीक है, ये ब्रेक हो गया. चलिए, सो OP इज इक्वल्स टू PT हमने फाइंड आउट कर लिया है. ये आई होप सभी को समझ में आ गया होगा कैसे, बिकॉज आई हैव यूज्ड स्नेल्स लॉ एंड आफ्टर यूजिंग स्नेल्स लॉ आई हैव गोट द वैल्यू ऑफ R, दैट इज 45 डिग्री. एंड नाउ इफ दिस एंगल इज R, देन दिस इज ऑल्सो R, ऑपोजिट एंगल्स. सो यहाँ से आप यूज कीजिए इन दिस ट्राइंगल OPT, tan 45 इज इक्वल्स टू OP अपॉन PT, राइट. tan 45 इज इक्वल्स टू OP अपॉन PT. अब ये डायग्राम बनाइए, आपको दिखेगा tan 45 इक्वल्स टू OP अपॉन PT. नाउ PT इज इक्वल्स टू व्हाट? OP. अभी PT तो है नहीं हमारे पास, तो PT निकालने के लिए व्हाट वी विल डू, वी विल लुक एट द ट्राइंगल PQT. PQT ट्राइंगल में यू यूज sin 60. ठीक है, तो उससे आपको मिलेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, बट हाइपोटेनिस तो है नहीं. ठीक है, सो व्हाट वी कैन यूज हियर, वी नो द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर, दैट इज 30 सेंटीमीटर. वी नो द वैल्यू ऑफ बेस. सो बेस्ट है, परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, tan 60 यूज कर लेते हैं. सो tan 60 इज इक्वल्स टू √3 एंड दैट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर इज 30, इट्स गिवन इन द क्वेश्चन. व्हाट इज बेस? बेस इज PT. तो यहाँ से PT आ गया मेरे पास 30 अपॉन √3. PT इज इक्वल्स टू 30 अपॉन √3. ओके, एंड दैट इज इक्वल्स टू OP. ठीक है, और यही मुझे निकालना था. दिस OP इज वोट 30 अपॉन √3. ओके, सो यहाँ पे फॉर्मूला यूज नहीं करना है. व्हेन वी हैव टू यूज फॉर्मूला, फॉर्मूला कब यूज करना है, जब क्वेश्चन में एंगल्स जो हैं वो बहुत. फॉर्मूला यूज कब करते हैं, कब नहीं करते हैं? सर डेली टीचिंग, यस बेटा, डेली क्लासेस हो रही है यहाँ पे, लाइव क्लासेस. ठीक है, डेली क्लासेस हो रही हैं. चलिए आगे बढ़े. ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया? वेरी गुड, आगे बढ़ सकते हैं. सेमी यस इन द चैट बॉक्स इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए. तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस क्वेश्चन से. देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है. नेक्स्ट, चलिए सब लोग ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को. आई विल डिक्टेट द क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या है? ए गिवन रे ऑफ व्हाइट लाइट सफर्स मिनिमम डेविएशन in an equilateral prism P. Okay, additional prism Q and R of identical shape and of the same material as P are now added as shown in the figure. They will now suffer greater deviation, no deviation, same deviation as before, and option D, total internal deflection. तो ये प्रिज्म P है. सॉरी, अभी दिखेगा आपको 1 सेकेंड में, वो अपने आप चला जाएगा. प्रिज्म P है, उसके पास में एक प्रिज्म Q रखा हुआ है इन्वर्टेड शेप में, उसके पास में दूसरा प्रिज्म रखा हुआ है R. तीनों प्रिज्म आइडेंटिकल है, मटेरियल तीनों का सेम है. एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री है बिकॉज इट्स एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. ठीक है, तो बताइए क्या आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का. इसका तो आप आंसर भी दे सकते हैं विद रीज़न. रीज़न देना काफ़ी ज़रूरी है. वेरी गुड, किसी ने सही आंसर दिया है, C, दैट्स करेक्ट. रीजन बता सकते हैं आप, क्या रीजन क्या होगा? रीजन भी बताइए. आपको पता होगा ना. हाँ, तो वो आपके लिए काम नहीं आएगा ना. मेरे को पता था इसलिए मैं चला गया जहाँ मुझे जाना था 12th के बाद. अब आपको भी अगर वहाँ जाना है तो आपको भी रीज़न बताना पता होना चाहिए ना, ताकि आप भी मेरी तरह किसी को बोल सको. तो रीज़न बताइए.
हाँ, ये किसी ने अच्छा पॉइंट लिखा है, देखो, दीज थ्री प्रिज्म्स विल एक्ट एज ए सिंगल प्रिज्म। ठीक है, बढ़िया है, बिल्कुल सही बात है, हाँ, वेरी गुड। ये किसी ने अच्छा लिख दिया है, मतलब ये होता है मतलब स्किल्स कि आप एक लाइन में पूरा आंसर बता दो, तो इससे क्या टीचर को लगता है कि हाँ मतलब बच्चे अच्छे लेवल के आ रहे हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस लाने चाहिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन ऐसा कुछ ही है, तो जिन्होंने ये कमेंट लिखा है उनके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, चैलेंज है उनके लिए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, मैं कर देता हूँ 1 मिनट में ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले पाऊँ, बिकॉज मैं वो क्वेश्चन मिस नहीं करना चाहता। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, देखिए 3 प्रिज्म दिए हुए हैं हमें, ठीक है, और तीनों का मटेरियल सेम है, ठीक है, और एंगल ऑफ प्रिज्म भी 60 डिग्री है। तो आप कहीं से स्टार्ट कर दीजिए, मेरे को फिर से बनाना होगा ये, कोई बात। पहला प्रिज्म, दूसरा प्रिज्म इन्वर्टेड शेप में, तीसरा प्रिज्म। ठीक है, मैंने एक लाइट रे ले लिया यहाँ से ऐसे। अब देखिए उस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, मिनिमम डेविएशन। अब मिनिमम डेविएशन के लिए कंडीशन बताइए मुझे, क्या होती है कंडीशन मिनिमम डेविएशन की? मिनिमम डेविएशन की क्या कंडीशन होती है? और साथ में जब मिनिमम डेविएशन होता है तब यहाँ से जो लाइट रे रिफ्रैक्ट होगी इस प्रिज्म से ऐसे, सॉरी, यहाँ से जो लाइट रे रिफ्रैक्ट होगी, ये अगर मैं BC बोल दूं तो क्या वो उसके पैरेलल होगी? I इक्वल टू आर, वेरी गुड, I इक्वल टू आर होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू फाइनल एंगल ऑफ इमर्जेंस, सही बात है। और साथ में ये जो लाइट रे यहाँ से निकलती है ना, ये बेस के पैरेलल होती है, ये भी एक कंडीशन है, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिए आप। अब देखो ये तो मैंने एक क्वेश्चन लिया है, ये जो मैंने दूसरी लाइन बोली है कि बेस के पैरेलल होती है, हो सकता है इसी चीज़ का फायदा उठा के एग्जामिनर कोई क्वेश्चन बना दे। ठीक है, ये लाइट रे यहाँ से सीधा जाएगा, वाई? बिकॉज मटेरियल इज सेम, सो मीडियम चेंज नहीं हो रहा है, जैसे मैंने कहा मीडियम चेंज ही नहीं हो रहा है तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, पिछले क्वेश्चन में बताया था ना मैंने। तो ये लाइट रे सीधा सीधा चलता रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे जाके फिर से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्यों? बिकॉज नाउ मीडियम इज चेंजिंग। तो अब क्या होगा, यहाँ पे नॉर्मल बना दो, ठीक है, और यहाँ से लाइट रे जा रही है फ्रॉम डेंसर टू रेयर। इफ लाइट रे इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम देन इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो अब आप इस ओरिजिनल प्रिज्म को देखिए, जब ये केवल ये वाला प्रिज्म रखा हुआ था ABC, तब रिफ्रैक्शन कैसे होता, भूल जाओ इन दोनों प्रिज्म को, अपनी आंखों से हटा दो। अब देखो अगर ये दोनों प्रिज्म नहीं होते तो ये लाइट रे ऐसे बेंड होती, ठीक है, और जब हमने इन दोनों प्रिज्म को रख दिया तब भी ऐसे ही बेंड हो रही है, बिल्कुल पैरेलल होंगी ये। इसको अगर मैं बोल दूं राम, इसको मैं बोल दूं श्याम, तो राम और श्याम बिल्कुल पैरेलल जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये दोनों लाइट रे बिल्कुल पैरेलल जाएंगे एक दूसरे के, तो इन दोनों प्रिज्म के रखने से इसके एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की सेहत पे कोई असर नहीं होने वाला है, ठीक है। इसलिए डेविएशन क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। तो जो हमारा क्वेश्चन था उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। और क्या है ऑप्शन C? सेम डेविएशन एज बिफोर, ठीक है। तो एक्नॉलेज कीजिए, आपको अगर समझ में आ गया है ये आंसर क्वेश्चन समझना काफ़ी जरूरी है, आंसर्स तो आपको काफ़ी जगह मिल जाएंगे, क्वेश्चन ही कोई नहीं समझाता। कोई भी बुक हो वो कभी क्वेश्चन नहीं समझाती है, हर कोई आंसर एक्सप्लेन करता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्वेश्चन को समझना है पहले। अगर आपको क्वेश्चन समझना आ गया ना बेटा, तो समझ लीजिए आपका आंसर तो अपने आप आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को समझना सीखिए आप लोग। चलिए तो मैं अगले वाले क्वेश्चन पे चलता हूँ, है ना। आगे आने वाले 2 क्वेश्चंस काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के क्वेश्चंस हैं, तो ये चैलेंज है मेरा आप लोगों के लिए, ट्राई कीजिए इन क्वेश्चंस को। चलिए ये क्वेश्चन डिक्टेट कर देता हूँ। द साइज ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज एट इन्फिनिटी पे है वो, ठीक है ना, एज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर इज 2 सेंटीमीटर। देखो कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग, है ना, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है 2 लाइन में कि कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है, उसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पे उसने इमेज बनाई है। कहाँ बनाएगा इमेज, तो वो आपको डिसाइड करना है कहाँ बनाएगा। उस इमेज की लेंथ दे दिया है 2 सेंटीमीटर। अब कह रहा है इफ ए कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड बिटवीन द कॉन्वेक्स लेंस एंड द इमेज, कौन सी इमेज, जो पहले बनी थी, एट ए डिस्टेंस ऑफ 26 सेंटीमीटर
फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, बस यहीं पे खिचड़ी बन गई है। तो अब आपको उसको खाना है, देखते हैं कैसे खाते हैं आप लोग। कैलकुलेट द न्यू साइज ऑफ द इमेज, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए सब लोग। सर यू टीच रियली वेल, हाँ वो तो मैंने पहले ही आपको कर दिया था ना एक्नॉलेज, हाँ मैं पढ़ाता अच्छा हूँ। चलिए बेटा आप क्वेश्चन पे ध्यान दो, अगले पड़ाव की ओर। बिल्कुल बिल्कुल, 7 करोड़ तक पहुंचना है अपने को, और हमारी तो कोई लिमिट भी नहीं है। जब पैकेज लगता है ना आईआईटी में जाने के बाद तो कोई लिमिट नहीं होती है। योर क्वेश्चन लेवल इज़ ग्रेट, हाँ हाँ बेटा मैं इसीलिए लेके आया हूँ, आपके यहाँ सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और क्वेश्चंस भी ऐसे हैं कि पूरा चैप्टर कवर हो रहा है, 2-3 कॉन्सेप्ट एक साथ आ रहे हैं। तो क्वेश्चन ट्राई कीजिए, मैं आंसर नहीं चाहता हूँ आप लोगों से, मुझे पता है मैं आपको 1 मिनट टाइम दे रहा हूँ, तो आंसर आना तो बहुत ही कम चांस है, बट आप अप्रोच बताइए, शेयर कीजिए कैसे कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को। और अगर नहीं हो रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी अबव द लेवल क्वेश्चंस हैं ये, बस आपको अप्रोच शेयर करना है अपना। फर्स्ट इमेज डिस्टेंस विल बी इक्वल टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर सेकेंड कॉनकेव लेंस। एक सेकेंड में फिर से पढ़ता हूँ। फर्स्ट इमेज डिस्टेंस, ठीक है, विल बी इक्वल टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर सेकेंड कॉनकेव लेंस। नहीं बेटा आप अप्रोच सही कर रहे हो, बट थोड़ा सा सही से समझ नहीं पाए हो। डायग्राम बनाइए और फिर देखिए, आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हो। किसी ने आंसर तो सही लिख दिया है सी, बट वो मैं बता सकता हूँ कि गूगल कर रहे होंगे, तो मुझे एक्सप्लेनेशन दीजिए। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसमें। अच्छा ये बताओ, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज कहाँ बनती है? ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज कहाँ बनती है? ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होता है तब इमेज कहाँ बनती है? अरे ये तो सिंपल है, ये तो बता दो। इनिशियल पे नो आइडिया। हाँ किसी ने लिखा है फोकस, सही बात है, बिल्कुल ठीक लिखा है। तो वही तो डेफिनेशन होती है फोकस की, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी इमेज फॉर्म्स एट फोकस। और वो सभी के लिए ट्रू होता है, भले ही वो आपका कौन लेंस हो, भले ही वो आपका मिरर हो, सबके लिए फोकस की डेफिनेशन सेम है। हाँ प्लीज़ बता दो, क्या रिक्वेस्ट क्यों करना, बताऊंगा ना मैं। 7 बजे तक आपके साथ ही हूँ मैं, उसके बाद हर सर आने वाले हैं 9:30, तो डिनर करके और फिर बैठ जाना 9:30 शार्प। कोई भी लेट ज्वाइन मत करना उस सेशन के लिए, क्योंकि कोनिक सेक्शन पढ़ाएंगे और मैं बताता हूँ मेरे को कोनिक सेक्शन कैसे समझ में नहीं आता था। लास्ट में बात करते हैं। सर कॉन्वेक्स का जो इमेज बनेगा वो कोन के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा। वेरी गुड, ठीक है। तो कॉन्वेक्स का इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा, सही है, बिल्कुल सही बात है। चलो मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करता हूँ, बिकॉज इसके बाद जो क्वेश्चन है वो भी मुझे करवाना है आपको। तो मैं दूसरे व्हाइट बोर्ड पे चलता हूँ, मैं आपको सब इंफॉर्मेशन साथ साथ में बताता जाऊँगा। देखिए पहले क्या रखा हमने, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। लाइट रेज कहाँ से आ रही है? लाइट रेज आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, ठीक है। v इज इक्वल्स टू -30 + 26, ठीक है। बट बेटा आपने साइन कन्वेंशन में थोड़ा सा गड़बड़ी कर दिया है, वैसे आप सही जा रहे हो, थोड़ा साइन कन्वेंशन देख लीजिए आप, अदरवाइज आप बिल्कुल सही जा रहे हो। देखिए ये मैंने बना दिया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब इमेज कहाँ बनेगा इसका? फोकस पे, तो बना देते हैं, ये रहा फोकस, ठीक है ना। अब कुछ लोग सोच रहे हो कि सर आपने तो पॉइंट साइज इमेज बना दिया और हमें तो दिया है 2 सेंटीमीटर। मैं एक रफ स्केच दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये इमेज कहीं यहाँ बनने वाला है, और ये डिस्टेंस कितना होगा? कोई बता सकता है ये डिस्टेंस कितना होगा? ये जो मैंने ड्रॉ किया है यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस क्या होगा? फोकस होगा, है ना। एंड दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, इट्स गिवन इन द क्वेश्चन 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हो गया 30 सेंटीमीटर। अभी हमें क्या बोला है क्वेश्चन में कि जब ये लाइट रे ऐसे जा रही थी, इनिशियली ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है? इमेज का हाइट, सॉरी, इमेज का हाइट है, इट्स गिवन इन द क्वेश्चन
2 सेंटीमीटर, ठीक है। 20 नहीं, 20 कौन लिख रहा है, 30 होगा ना, फोकल लेंथ दिया है। देखो जो इन्फॉर्मेशन दी होती है उसको तो सही से यूज़ करो, है ना। जो भगवान ने दिया है उसको तो अच्छे से ले लें हम लोग। तो क्वेश्चन पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं कहता हूँ बार बार। तो फोकल लेंथ हो गया 30, तो यहाँ पे बनेगा इमेज 30 पे। अभी देखिए जब ये आ गया तो बीच में इन्होंने क्या किया, बीच में इन्होंने एक शरारत कर दी और रख दिया कॉनकेव लेंस, ठीक है। दिखने में बड़ा अजीब लगता है ना। तो बीच में इन्होंने रख दिया कॉनकेव लेंस। अब इसके रखने से क्या होगा, कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो अगर ये लेंस मैंने बीच में रख दिया तो पहले ये बताइए, ये 30 है और इसका यहां से डिस्टेंस कितना है, 26। इट्स गिवन इन द क्वेश्चन अगेन, देखो इट्स गिवन इन द क्वेश्चन, इट्स गिवन इन द क्वेश्चन 26 सेंटीमीटर, ये रहा, ओके। सो ये हो गया 26। तो इस कॉनकेव लेंस से, हाँ बिल्कुल सही बात है, 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉनकेव लेंस। तो मैंने इस कॉनकेव लेंस से पूछा कि बताइए इमेज कहाँ पर, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है। इसने क्या कहा, इमेज है 4 सेंटीमीटर पे। क्यों कहा ऐसा इसने, बिकॉज इसके लिए तो ये लाइट रेज इंसिडेंट हो रही है ना। तो इसने क्या कहा, ऑब्जेक्ट मेरे पास यहाँ पर है, ठीक है। अच्छा, अब हमने कहा कि अगर आपके लिए इमेज ऑब्जेक्ट जो है वो 4 सेंटीमीटर पे है, तो आपके लिए हम क्या यूज करते हैं, लेंस इक्वेशन 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। अच्छा, u का वैल्यू क्या होगा, u का वैल्यू क्या होगा, +4 की -4। इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रेज, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रेज हम लोग लेते हैं पॉजिटिव। तो जब आप यहाँ से पोल से मेजर करेंगे तो आपने क्या पाया, आपने पाया कि मैं तो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रेज में ही जा रहा हूँ, तो +4। तो u का वैल्यू हो जाएगा +4। 1/v माइनस 1/+4 इक्वल टू 1/ फोकल लेंथ। कितना है फोकल लेंथ, मैं भूल गया हूँ, देख लेते हैं। फोकल लेंथ दिया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यूज कर लेते हैं क्वेश्चन में 1/20। अच्छा, फोकल लेंथ नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, कॉनकेव लेंस है, नेगेटिव, ठीक है। तो चलिए इसको सोल्व कर लीजिए। जब इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1/-1/20 प्लस 1/4, उसको आप लिख सकते हैं 5/20 और आपके पास आ जाएगा 5। तो v का वैल्यू आ जाएगा 5 आपके पास, कर लेना आप लोग, आ जाएगा आपका, ठीक है। और पॉजिटिव में आएगा, वो भी ध्यान रखें, ओके। सो v इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। अब हो गया क्वेश्चन बहुत आसान, कैसे, हमें पता है मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला मुझे कहता है कि मैं इस लेंस के लिए मैग्निफिकेशन लिखता हूँ v/u। आपको दिख नहीं रहा होगा शायद ये, तो मैं कुछ पार्ट इरेज कर दे रहा हूँ यहाँ से, ठीक है ना। ये तो सभी को समझ में आ गया, इसलिए मैं ये वाला पार्ट इरेज कर रहा हूँ, केवल मैंने यहाँ पे लेंस इक्वेशन यूज किया है। सो m इज इक्वल्स टू v/u एंड m इज ऑल्सो इक्वल्स टू hi/ho। दो डेफिनेशन होती है, देखो बेसिक डेफिनेशन तो यही होती है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जब आप लेंस के लिए डिराइव करते हो तो आपको कोई भी बुक में मिल जाएगा, देख लेना आप लोग, और जरूर देखना, +v/+u। अब बताइए v का वैल्यू कितना आया, 5, u का वैल्यू क्या था, 4, सब कुछ प्लस में था। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज हमें अभी निकालना है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट क्या था जो यहाँ पे बन रहा था, यस और नो, एंड दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। क्या गिवन है, कहीं यहाँ लिखा हुआ था, इट वॉज गिवन इन द क्वेश्चन, ये रहा 30 सेंटीमीटर, ये रहा, छुप गया यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 सेंटीमीटर, मुझे दिख नहीं रहा है वो, तो आपको पहले आप स्क्रीनशॉट अगर लिया हुआ क्वेश्चन को दिख जाएगा, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ठीक है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, जो कि पहले वाले ने इमेज बनाई थी। तो यहाँ से आप जब निकालोगे तो HI का वैल्यू आएगा 2.5 सेंटीमीटर, और वही आपका करेक्ट आंसर है। खुश होके उसको राइट कर दीजिए और आपको मिलेंगे 1 मार्क। मतलब जेई में तो काफ़ी ज़्यादा वेटेज होगा इस क्वेश्चन का, बट यहाँ पे जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं उसके लिए आप 1 मार्क फॉलो कर दीजिए। तो कितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया और पसंद आया कि हाँ सर इस क्वेश्चन में काफ़ी सारे हमारे डाउट सॉल्व हो गए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हमें समझ में आ गई है। सर कॉन्वेक्स का जो इमेज बनेगा वो कॉनकेव लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, वो नहीं होगा। देखो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा,
आपने डायग्राम देखा हो तो ये रहा कॉन्वेक्स, इसने इमेज बनाया यहाँ पे, ये रहा कॉनकेव। इससे जब मैंने पूछा कि बताओ ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, तो इसने कहा ये रहा। तो आप क्या करोगे, यहाँ से यहाँ का टोटल है 30 और यहाँ से यहाँ का है 26, सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों को, 4 आ गया, ये होगा 4। ठीक है, और कोई डाउट किसी को, पूछ लो, किसी को डाउट आ रहा है, किसी को डाउट आ रहा है तो पूछ लो अभी, फिर मैं अगले क्वेश्चन पे जा रहा हूँ और वो चैलेंज आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। तो किसी को डाउट हो तो पूछ लो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो रेडी हो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए? इज दिस फ्री? यस, एब्सोल्युटली फ्री, पूरा फ्री है। क्वेश्चन भी डालो, आंसर भी करो, वीडियोस लेक्चर देखो। आज रात को कॉनिक सेक्शन पढ़ाने वाले हैं हर सर, कल अंजलि मैम का सेशन है, तो जो बायो के स्टूडेंट्स हैं वो लोग जरूर आना। ठीक है, हाँ हाँ देखो अभी तो एक क्वेश्चन और है, तो जल्दी से, कोई डाउट नहीं है, अगले क्वेश्चन की ओर चलें। आर यू रेडी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये है जेई एडवांस का क्वेश्चन। पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। अब सनलाइट ऑफ इंटेंसिटी 1.3 किलोवाट मीटर स्क्वायर per meter square is incident normally on a thin convex lens of focal length 20 centimeter. Ignore the energy loss of light due to the lens and assume that the lens aperture size is much smaller than its focal length. The average intensity of light in kilowatt per meter square at a distance 22 centimeter from the lens on the other side. काफ़ी कुछ दे दिया इस क्वेश्चन में, बट इसका एक्सप्लेनेशन जो है बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। मतलब आपको इस क्वेश्चन को देखने पे ऐसा लग रहा होगा कि सर ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं रे ऑप्टिक्स में, हम तो केवल वही इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस खेलते हैं। तो यहाँ पे भी वही खेलेंगे, बस थोड़ा सा IQ यूज़ कीजिए, और वो मुझे पता है आप लोग काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं, और मैं कह सकता हूँ कि आप लोग का जिस तरह से रिस्पॉन्स आ रहा है, आप लोग इस क्वेश्चन को एक हद तक सोल्व कर सकते हैं, 99% तक। बस एक छोटा सा लास्ट में एक डाउट आएगा आपको, तो वो मैं बता दूंगा, तो ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। अच्छा, कितने लोगों को ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, वो बताओ पहले, कि सर क्वेश्चन की हवा नहीं लग रही है, ऑब्जेक्ट कहीं घूम रहा है, सनलाइट कहीं घूम रही है। कितने लोगों को क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया है? यस बोल दो चैट बॉक्स में जिसको क्वेश्चन समझ में नहीं आया। काफी कूल बच्चे हैं। कोई लिख रहा है यो सर, काफी देर से लिख रहा है, काफी कूल है ये बच्चा। नहीं समझ में आया क्वेश्चन। देखो, सनलाइट है जिसका इंटेंसिटी दिया हुआ है 1.3 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए थिन कॉन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर। इग्नोर द एनर्जी लॉस ऑफ लाइट, मतलब एनर्जी लॉस कहीं नहीं हो रहा है। जैसे जब लाइट रे लेंस पे गिरने वाली है तो उसके बाद कोई एब्जॉर्बेंस नहीं होगा, वो टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएंगे लाइट रेज। ठीक है, जैसे मान लो 100 लाइट रेज आ रही हैं तो 100 की 100 लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो जाने वाली, तो ऐसा कुछ एब्जॉर्बेंस नहीं आ रहा। ठीक है, तो हाँ मैं समझा रहा हूँ बेटा, देख लो अभी क्या लिखा है 0.143, नहीं रॉन्ग आंसर है वो। ठीक, एज्यूम दैट द लेंस अपर्चर साइज इज मच स्मॉलर। अब ये लेंस, ये लाइट क्यों लिखा है उन्होंने, ये वाली लाइन कि एज्यूम दैट द लेंस अपर्चर साइज इज मच स्मॉलर देन इट्स फोकल लेंथ, तो वो इन्होंने इसलिए लिखा है ताकि आप पैरेक्शियल रे अप्रोक्सीमेशन यूज कर पाओ। ठीक है, ये लाइन लिखने का केवल इतना ही मतलब हुआ कि आप पैरेक्शियल राइट रे अप्रोक्सीमेशन यूज कर पाओ। ठीक है, हाँ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। ठीक है, अब बताना है कि 22 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस इसका फोकल लेंथ क्या, इंटेंसिटी क्या होगा फ्रॉम द लेंस अदर साइड। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। वो बेटा वोट लिखा हुआ है, किलो वोट पर मीटर स्क्वायर, पावर का यूनिट। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, ये कॉन्वेक्स लेंस बना दिया, लाइट रेज कैसे आ रही है नॉर्मली,
तो ऐसे फॉल की लाइट रेस। तो क्वेश्चन अच्छा लगा आप लोगों को ये? बताइए चैट बॉक्स में, अगर आप बताएंगे तो मैं इस तरह के और क्वेश्चन लेके आऊंगा। ये लाइट रेस ऐसे जा रही है, कठिन है, हाँ वो तो कठिन तो है बेटा, पर कोई दिक्कत नहीं है ना आपको, हम लोग हैं यहाँ पे, आपको एक्सप्लेन करेंगे ताकि इस तरह से कोई और प्रॉब्लम अगर आए तो आप कर पाओ उसको। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये इमेज कहाँ बनाएगा, फोकस पे। तो फोकल लेंथ दी हुई है क्या यार क्वेश्चन में, बताओ जरा मुझे। क्वेश्चन में फोकल लेंथ दी हुई है, बिल्कुल दी हुई है सर, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फोकल लेंथ दी हुई है, ये वैल्यू क्या है टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 सेंटीमीटर। ठीक है, सो अभी देखिए आपको ये वाला ट्राइंगल दिखे क्या, मैं ड्रॉ कर रहा हूं PQR। ठीक है, आपको ये वाले ट्राइंगल दिखे PQR और एक ये वाला ट्राइंगल RST। ठीक है, क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, PQR एंड RST? ठीक है, ये ट्राइंगल सिमिलर हैं क्या? बिल्कुल। तो ये ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो अगर मैं इस PQ डिस्टेंस को कैपिटल D बोल दूं, ST डिस्टेंस को स्मॉल d बोल दूं, तो कैपिटल D अपॉन स्मॉल d का जो रेशियो होगा, क्या वो, इसको मैं अगर O1 बोल दूं और इसको मैं अगर O2 बोल दूं इस पॉइंट को, ठीक है, तो O1R दैट इज हाउ मच, O1R इज 20 अपॉन RO2। RO2 को मैं RO2 ही लिख देता हूं। ठीक है, तो यहां से देखिए RO2 को हमें पता है वैल्यू क्या है, वैसे बता दे रहा हूं मैं, यहां से यहां तक है 20, उन्होंने पूछा है 22 सेंटीमीटर पर, तो ये +2 कुछ और हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ +2 सेंटीमीटर और हो गया। ठीक है, अभी ये RO2 का वैल्यू कितना हो गया, +2, तो यहां पे मैं डाल दे रहा हूं +2। ठीक है, तो कैपिटल D अपॉन स्मॉल d का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास, 10। ठीक है, अभी देखो उन्होंने एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है क्वेश्चन में, क्या लिखा है कि एनर्जी लॉस नहीं हो रहा। अगर एनर्जी लॉस नहीं हो रहा, इसका मतलब यहाँ पे जो एनर्जी फॉल हो रहा होगा टोटल, या पावर लिख दो आप, एक यूनिट टाइम यूनिट सेकंड के लिए आप एनर्जी भी लिख सकते हो, तो यहाँ पे जो एनर्जी फॉल हो रहा होगा, क्या उतना एनर्जी यहाँ पर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम एनर्जी कैसे लिखेंगे, अब इंटेंसिटी होता है पावर पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे इंटेंसिटी होता है पावर पर यूनिट एरिया, तो पावर हो जाएगा इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड एरिया, यानी कि I1A1 इज इक्वल टू I2A2। अब बस क्वेश्चन हो गया, कैसे हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन ऐसे हो गया कि I1 दिया हुआ है, I2 निकालना है। ठीक है, A1 कितना होगा, पाई कैपिटल D/2 का होल स्क्वायर, एरिया D/2 का होल स्क्वायर, और A2 क्या होगा, पाई स्मॉल d/2 का होल स्क्वायर, तो रेशियो बनेगा और कैपिटल D/d का होल स्क्वायर बनेगा, वो आपके पास है ऑलरेडी, कितना, 10। बस A1/A2 का रेशियो आपको पता है, A1/A2 का रेशियो आपको पता है, आप यहाँ डाल दीजिए, I1 आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ से आपके पास I2 का वैल्यू आ जाएगा। तो क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? अगर डाउट है तो फिर से आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, आपके पास रिप्ले का ऑप्शन मिल जाएगा आपको भी। ठीक है, तो आप फिर से इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो अभी मैं आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूँ, आप लोग इंस्टा स्टोरी पे पोस्ट कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ये भी जेईई एडवांस का प्रॉब्लम है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही है। मैं आपको बता देता हूँ आज का एक और सेशन है आपके पास 9:30, हर्ष सर का सेशन है कोनिक सेक्शन, जो कि मुझे तो सबसे टफ टॉपिक लगता था कोनिक सेक्शन। पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, नाम ही मुझे ऐसे अजीब से लगते थे। तो सर से पूछना कि सर ये कैसे पढ़ते हैं कोनिक सेक्शन, समझ में कैसे आती चीज़ें, मतलब इतना सब टफ हो जाता है। तो सर से इंटरेक्ट करो आप। 9:30 आज सर का सेशन है, आज ही है, कल नहीं है, आज ही है। कल अंजलि मैम का सेशन है 6 o'clock सेम टाइम 6 to 7। ठीक है, अंजलि मैम बायो पे कुछ क्वेश्चंस करवाएंगी, हर्ष सर आपको कोनिक सेक्शन के कुछ क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, तो आप लोग को आज 9:30 फिर से लाइव आ जाना है। तो आज के लिए इतना ही मेरी तरफ से। ठीक है सर, नीट के लिए क्लास है क्या? हाँ, नीट के लिए क्लास है। एरिया समझ में नहीं आया, मैंने एक्सप्लेन किया, आप फिर से वीडियोस देख लीजिएगा। ठीक है, वो D/D का रेशियो हो जाएगा आपके पास।
ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। फिर बहुत बहुत धन्यवाद, लाइव आते रहिए। थैंक यू सो मच।